हेलो क्लास 12th, वेलकम बैक टू द रिवीजन सीरीज। सो बेटा आज हम लोग क्लास 12th चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को कंप्लीटली रिवाइज करेंगे एक ग्लेंस में। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फिजिक्स में कुछ ऐसा डिफाइन किया गया बेटा कि मान लो एक चार्ज इन्फिनिटी पे रखा गया है और वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जितना हम क्या करेंगे बेटा वर्क करेंगे। कितना वर्क करेंगे हम लोग किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए, दैट इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा W/Q, वर्क डन जूल बेटा, चार्ज कूलम, जूल पर कूलम इज नोन एज व्हाट, वोल्ट। और ये आपका पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना। आपने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है, फटाफट रिवाइज करेंगे हम लोग। सेकंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसे आपने पढ़ा कि कोई चार्ज है, Q चार्ज है और R डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो आपने पढ़ रखा है किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो सिमिलरली किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा, तो बेटा ये रहा हमारे पास एक चार्ज और हमें निकालना है इस P पॉइंट पोटेंशियल। तो किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल हमने पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो कि इन्फिनिटी पे रखा गया है, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जितना हम वर्क करेंगे, तो दैट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब मान लो ये पॉजिटिव चार्जेस से R डिस्टेंस की दूरी पे आपको पोटेंशियल निकालना है और आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेते हुए आ रहे हो और रास्ते में हमने कोई मान लिया पॉइंट B है और इसको आप हल्का सा डिस्प्लेस कर रहे हो B से B डैश, दैट इज डिस्प्लेसमेंट dx। और जिस पॉइंट पे वो पोटेंशियल निकालना है वो डिस्टेंस R है हमारा, और इस चार्ज से मान लेते हैं वो B पॉइंट कितना डिस्टेंस की दूरी पे, x डिस्टेंस की दूरी पे। अब बेटा जब इस चार्ज को आप इन्फिनिटी से यहां तक लेके आओगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अगेंस्ट आपको एक वर्क करना पड़ेगा, है ना। वही वर्क हमारा पोटेंशियल कहलाएगा। तो कितना वर्क करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स कितना होगा इस पे। तो फोर्स कितना लगेगा बेटा इस +1 कूलम चार्ज में। तो फोर्स हमने क्या पढ़ा है, KQ1Q2/R² अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो जो इस पे फोर्स लगेगा दैट इज व्हाट, KQ1Q2/R²। R मतलब डिस्टेंस जो कि हमारा है B पॉइंट का डिस्टेंस x यूनिट पे, तो x²। अब इस फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसको छोटा सा डिस्प्लेस करेंगे, हल्का सा आगे डिस्प्लेस करेंगे, कितना वर्क करेंगे बेटा, तो वर्क डन अगर हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वर्क डन तो बहुत छोटा होगा बेटा। तो जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आएगा। आपको दिख रहा है बेटा ये पॉजिटिव रिपेल होगा और उस रिपल्सन के अगेंस्ट आपको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा बेटा इधर की तरफ। तो एंगल हुआ 180 डिग्री क्योंकि फोर्स लग रहा है सामने की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा इधर की तरफ। तो cos 180 होता है -1, तो यहां से वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा, -FdX। अब सुनो बेटा, ये फोर्स मैंने निकाल लिया है KQ/x² इंटू dx, ठीक है। अब मुझे टोटल वर्क डन निकालना है इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए। तो ऐसे ही छोटे वर्क डन निकाल के सबको जोड़ेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं दोनों तरफ। इंटीग्रेट करने से क्या हुआ, dw का इंटीग्रेशन w हो गया बेटा। अब इंटीग्रेशन में लिमिट कहां से कहां होगा बेटा, क्योंकि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आप इन्फिनिटी से चार्ज को कहां लेके आ रहे हो, P पॉइंट तक, और वो P पॉइंट इस चार्ज से कितना दूरी पे बेटा, R डिस्टेंस दूरी पे, तो इन्फिनिटी टू R। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा बेटा, -KQ कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। x² नीचे प्लस में बेटा, ऊपर गया तो माइनस में हो गया। अब x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, पावर जो भी उसमें एक जोड़ दो वही पावर नीचे ले आओ। तो -2 है बेटा, एक पावर जुड़ जाएगा वही पावर नीचे आ जाएगा। लिमिट इन्फिनिटी टू R। नाउ वर्क डन कितना होगा बेटा, -KQ, x की पावर -2 + 1 -1 और -2 + 1 -1 हो गया बेटा। ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा KQ, और ये x की पावर -1 है, नीचे आएगा तो बेटा x की पावर +1 हो जाएगा। अब लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां x वहां r रखेंगे माइनस, जहां x वहां इन्फिनिटी रखेंगे। और आपको पता है कि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है बेटा, 0। तो वर्क डन कितना आएगा, KQ × 1/r। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू KQ/r। अब वर्क डन आ गया, लेकिन हमें तो पोटेंशियल निकालना है। तो आपने पढ़ा है जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क डन हमने कितना किया चार्ज को लाने के लिए, तो वर्क डन हमारा आया KQ/r डिवाइडेड बाय चार्ज कितना बेटा, +1 कूलम, और KQ/r आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये हुआ पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब बात करें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, KQ/r² था। तो दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R² है। अगर मैं दोनों को ही E और V, है ना, एज अ फंक्शन ऑफ R ड्रॉ करूं ग्राफ में, तो E और V और R, तो आपको पता है कि जब हल्का सा डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये R² टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये जो EP होगा वो R² टाइम्स डिक्रीज होगा बेटा। आप अगर हल्का सा डिस्टेंस आगे बढ़ोगे तो ये R बढ़ेगा तो ये VP घटेगा, ऑब्वियस इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ ये R बढ़ेगा तो ये भी तो डिक्रीज होगा, बट ये स्क्वायर टाइम डिक्रीज होगा।
तो अगर मैं इन दोनों को सेम ग्राफ पे प्लॉट करूं तो ये आपका हुआ ई वर्सेस आर का ग्राफ। आप देख पा रहे हो बेटा, ये जो लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना डिक्रीज नहीं होगा, है ना, जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये ग्राफ एग्जाम में आता है, तो ध्यान रखेंगे बेटा। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो बेटा मैंने आपको बताया स्केलर क्वांटिटी है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, R1 R2 R3 के डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो इसके वजह से इस पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा, KQ1 बाय R1, है ना, KQ बाय डिस्टेंस R। इसके वजह से इस पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा, KQ बाय R2। इसके वजह से इस पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा बेटा, KQ बाय R3। तो स्केलर क्वांटिटी है, अगर मल्टीपल चार्जेस हैं तो सभी के वजह से पोटेंशियल निकाल के उस पॉइंट पे उनको ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, है ना, ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल। तो बेटा यहां से न्यूमेरिकल्स आता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी। जैसे दो चार्ज है ना, ऑलरेडी सॉल्यूशन हो रखा है, 5 × 10⁻8 और ये दो चार्ज है, दोनों एक दूसरे से 16 मीटर की दूरी पे रखे गए। और आपको निकालना है क्या, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फटाफट देखेंगे। तो पोटेंशियल देखो, हमने मान लिया कि दो चार्ज है, दोनों चार्ज से कहीं बीच में एक पॉइंट पी है जहां पोटेंशियल जीरो है, हम कंसीडर कर लेंगे। तो यूनिट 16 सेंटीमीटर दोनों से दूर है, तो हमने मान लिया कि इस पी पॉइंट का डिस्टेंस इस चार्ज से x डिस्टेंस की दूरी पे क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा। तो अगर बेटा ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 16 में से x माइनस करो, ये 16 माइनस x बचेगा। अब उस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, तो इस चार्ज की वजह से उस पॉइंट में पोटेंशियल और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट में पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल का सम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके वजह से उस पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर, डिस्टेंस हमारा x है। इसके वजह से इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर, डिस्टेंस हमारा 16 माइनस x है। अब दोनों का सम जीरो हो जाएगा, तो दोनों के सम को जीरो रख दो, क्योंकि पोटेंशियल जीरो है बेटा, दोनों को जीरो रखा, और ये वाला टर्म इधर माइनस में बेटा उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और कैंसिल आउट कर दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा बेटा लास्ट में x। मतलब x आया 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब है बेटा 10 सेंटीमीटर दूरी पे ये पोटेंशियल जीरो होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम पॉइंट से, ध्यान रखेंगे। तो रिवीजन वीडियो है, तो हम लोग क्विक जल्दी जल्दी, है ना, रिवाइज करेंगे। और अगर आपको अच्छी तरीके से चीजें समझना है तो आप ये वन शॉट वीडियो है बेटा, उसका एक ग्लेंस में आप इसको देख रहे हो, है ना, तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना, कंप्लीटली अगर वीडियो देखना तो वहां जाकर देख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो हमने मान लिया एक डाइपोल है, और डाइपोल है किसी भी पॉइंट पे, डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू डाइपोल हो गया, और उनके बीच का डिस्टेंस 2 है बेटा। अब पी पॉइंट मुझे निकालना पोटेंशियल, तो मैं पी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालूंगा। अब देखो डायग्राम समझो जरा फटाफट। सेंटर है, सेंटर से हमने मान लिया r डिस्टेंस दूरी पे हमें पोटेंशियल निकालना है। इस चार्ज से डिस्टेंस हमने r1 कंसीडर कर लिया, इस चार्ज से हमने डिस्टेंस r2 कंसीडर कर लिया। अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन किया गया बेटा इस पे, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड करके यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया बेटा, है ना, दिख रहा आपको ये परपेंडिकुलर। और डाइपोल का जो डिस्टेंस है यहाँ से सेंटर से जो एंगल फॉर्म कर रहा है, डाइपोल मोमेंट देखो बेटा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, सामने की तरफ डाइपोल मोमेंट है बेटा p वेक्टर, और r वेक्टर ये आपको सामने दिख रहा है। तो p और r के बीच का एंगल हमने कंसीडर कर लिया बेटा, थीटा कंसीडर कर लिया है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तुम्हें, दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल उस पॉइंट पे निकाल के दोनों को ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली आप दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल के वहां ऐड कर देना। तो इस चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा बेटा, के क्यू बाय आर। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा बेटा, के क्यू बाय आर। दोनों पोटेंशियल को जोड़ दूंगा तो नेट पोटेंशियल आ जाएगा बेटा, तो दोनों पोटेंशियल को जोड़ दिया मैंने, के क्यू बाय R1 के क्यू बाय R2। अब दिक्कत क्या है बेटा कि R1 R2 के टर्म में आपको क्वेश्चंस में नहीं रखना है इसको, मतलब आपको जो डिस्टेंस गिवन होगा क्वेश्चन में वो सेंटर से गिवन होगा। तो यहाँ से R1 R2 को हटा के मुझे R चाहिए, तो ये R कैसे लेके आएंगे, देखो फटाफट, के क्यू कॉमन निकालेंगे बेटा हम लोग, यहाँ से के क्यू कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे 1/R2 बच जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे है 1/R1, ये आ गया। अब ये R1 R2 की मैं वैल्यू निकालना चाहूंगा बेटा, देखो कैसे। अब जो ये कंस्ट्रक्शन हुआ है ना, तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि जो ये R1 है वो सिमिलर है किसके, वो CP के बराबर होता है। R1 मतलब ये वाला डिस्टेंस इस CP के बराबर है, और इस CP को मैं क्या लिखता हूं बेटा, CP को लिखता हूं क्या, OP प्लस OC। CP को क्या लिखता हूं बेटा, OP प्लस OC। तो R1 जो है बेटा सिमिलर टू PC। अब PC को मैं क्या लिखूंगा बेटा, PC को लिखूंगा मैं OP। OP कितना बेटा हमारा डिस्टेंस R है, तो मैंने R रखा है, प्लस अभी देखो बेटा OC निकालना है, ये थीटा है तो ये भी वर्टिकली अपोजिट से थीटा हो जाएगा। अब मुझे ये OC चाहिए, और ये हमारे पास A है, तो अगर ये A है और ये थीटा है, तो आपको पता है कि इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, जिधर थीटा होता है उधर तरफ कॉस कंपोनेंट, तो ये A का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा OC A cos थीटा, तो यहां से जाएगा R प्लस A cos थीटा। सिमिलरली R2 आ जाएगा बेटा आपके पास, R2 कितना आ जाएगा, ये आपका A है, R2 कैसे होगा देखो बेटा, जो R2 होगा दैट इज
सिमिलर टू व्हाट, पीडी। R2 और पीडी दोनों सिमिलर होंगे, है ना, दोनों आसपास होंगे, इक्वल होंगे। तो R2 इज सिमिलर टू पीडी, मतलब एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते बेटा, बट हाँ डाइपोल बहुत छोटा होता है, उससे कंपैरिजन में वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये जो R2 है और ये R वेक्टर, सॉरी पीडी, दोनों आपस में इक्वल है। तो R2 इक्वल टू पीडी। अब मैं पीडी को कैसे लूंगा, देखो पीडी है, इस पूरे में से इतना माइनस कर दो, यही बचे, देखो इस पूरे में से इतना माइनस कर दो, पूरे में से इतना माइनस करो, यही तो बचेगा बेटा। तो ओपी में से ओडी माइनस कर दिया मैंने। ओपी कितना बेटा, ओपी तो हमारा आर है, माइनस पीडी, पीडी ये रहा। अब ये जो पीडी है, सॉरी ओडी, ओडी क्या होगा, अब ये एंगल थीटा है और ये ए है, इस ए का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला, जिधर थीटा है उधर तरफ कॉस कंपोनेंट, तो हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो ये ए कॉस थीटा हुआ है। तो R1 R2 आ गया बेटा। R1 R2 को वैल्यू उठा के कहां पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। जैसे मैं वहां पे पुट करता हूँ वैल्यू R1 R2 की, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये वाला टर्म इधर चला जाएगा, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, ठीक है बेटा। बार माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज, आर से आर गया, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, 2a cos थीटा, के का के क्यू का के क्यू। अब यहाँ पे देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर, तो a स्क्वायर cos थीटा आ गया बेटा। अब r से r गया, a cos थीटा, a cos थीटा, 2a cos थीटा हो गया। अब देखो ये 2aq क्या है, 2aq डाइपोल मोमेंट होता है हमारा, तो 2aq को क्या लिखेंगे बेटा, p, तो kp cos थीटा बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि जो ये r होता है, मतलब जो डाइपोल है ना, ये आपका r है और ये आपका a होता है, तो r बहुत ज्यादा बड़ा होता है किसके कंपैरिजन में, a के कंपैरिजन में, तो इसलिए जो a होता है बहुत छोटा नंबर है, a स्क्वायर लमसम 0 हो जाएगा, इसको 0 कंसीडर कर लो, kp cos थीटा बाय r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था आपका डेरिवेशन। इसके बाद आपको एक चीज समझना बेटा, यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है एक्सियल पे बेटा याद रख लें, ठीक, एक्सियल पे जो पोटेंशियल होता है kp बाय r स्क्वायर होगा, क्योंकि जब ये पॉइंट आप इधर ले जाओगे तो एंगल यहाँ पे 0 हो जाएगा, और cos 0 कितना होता है बेटा, cos 0 होता है 1। लेकिन अब इस p पॉइंट को अगर मैं इधर ले आता हूँ तो डाइपोल मोमेंट सामने की तरफ है और ये p पॉइंट r वेक्टर इधर आ गया, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, एंगल हो गया 180, cos 180 होता है बेटा -1। तो जो पोटेंशियल आता है एक्सियल पे होता है प्लस माइनस kp बाय r स्क्वायर। बट इक्वेटोरियल की अगर बात करा जाए, इक्वेटोरियल वाला पॉइंट है बेटा, अब इक्वेटोरियल पे ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये एंगल पूरा हो जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है बेटा, cos 90 होता है 0, क्योंकि रिजल्टेंट आपका ये आया ना बेटा, kp cos थीटा बाय r स्क्वायर, cos 90 0, पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0 बेटा। सो ये था पोटेंशियल, ठीक है बेटा, किस पे, इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पे ध्यान रखना बेटा, पोटेंशियल कितना होता है, हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा उसका कंजर्वेटिव नेचर होता है। सिंपल सा याद रखें बेटा कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब एक चार्ज को आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, तो आप कोई से भी पाथ फॉलो कर लो, है ना, ये फर्स्ट पाथ फॉलो कर लो, सेकंड पाथ फॉलो कर लो, थर्ड पाथ फॉलो कर लो, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को आप किसी रास्ते से ले जाओ, तीनों रास्ते से आप वर्क डन कितना करोगे, सेम करोगे। ये हमारा क्या होता है बेटा, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। होप समझ में आया होगा बेटा। आगे बढ़ेंगे अब, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, न्यूमेरिकल्स यहाँ से या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इसका यूज होगा, तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बस, है ना, बाकी डेरिवेशन कुछ नहीं आता इसमें। तो ध्यान रखना E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, या आप बोल सकते हो E इज इक्वल टू वी बाई डी, डिस्टेंस अपॉन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज। जैसे आप आगे जाओगे, जैसे यहाँ पे मान लो 50 वोल्ट बेटा ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे 40 वोल्ट हुआ, तो सी पॉइंट पे कितना हो गया, 30 वोल्ट हो गया। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे बढ़ोगे, सामने इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा बेटा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ये आपका है रिलेशन E इज इक्वल टू डी बाई डी आर। न्यूमेरिकल जब करेंगे बेटा माइनस साइन नहीं लेंगे, ध्यान रखना है E इज इक्वल टू वी बाई डी लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, ठीक है बेटा, गुड। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंपॉर्टेंट बेटा काफी ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होता है बेटा जहां पे हर एक जगह पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, जहां पर हर एक जगह पोटेंशियल क्या हो बेटा, सेम हो, उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जैसे ये देखो बेटा, एक स्फीयर बनाया मैंने, है ना, अभी चार्ज है बेटा सेंटर पे, अब ये 3 पॉइंट लिए देखो एबीसी, अब तीनों का डिस्टेंस क्या है सेंटर से, आर है, तो बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, ये पॉइंट पे के क्यू बाय डिस्टेंस हमारा आर है। बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा बेटा, के क्यू, डिस्टेंस हमारा बेटा आर है। सी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा बेटा, के क्यू, डिस्टेंस हमारा आर है। तो हर जगह पोटेंशियल क्या बेटा, सेम आपको दिख रहा है, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो सरफेस बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। एग्जाम में बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए आता है। सबसे पहले हम बात करें, एक पॉइंट चार्ज है,
तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, ये पहला, तो देखो पहला सरफेस हुआ, हर एक जगह पोटेंशियल सेम होगा। दूसरा सरफेस देखो बेटा, रेडियस हर एक जगह सेम है ना बेटा। तीसरा, तो आपको ध्यान रखना है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होता है जहां हर एक जगह पोटेंशियल क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो आगे बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट बात करें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए आता है बेटा, डाइपोल की वजह से हो गया, तो ये सब ड्रॉ कर लेना आप लोग, है ना, सेल्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अभी रिवीजन में इसको जल्दी देखते हैं फटाफट से। तो आपको पता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उस पे जब आप एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करवाओ, वर्क डन होता है जीरो। कैसे? वर्क डन क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अब मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके जाना है एक चार्ज को, तो आपको पता है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल जितना है इस पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही है। तो अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट है बेटा, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हुआ जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है, जीरो इंटू चार्ज जीरो हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा जीरो। तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा बेटा जब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाया जाएगा। ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में पूछ लेता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एमसीक्यू में आ सकता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर बनाया गया बेटा, आपको पीछे देखो यहाँ पे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है देखो चार्ज से, और वो सरफेस से क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है बेटा, देख लेना। और अगला है कि कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, वैसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। न्यूमेरिकल श्योर है, चांसेस ज्यादा होते हैं कि इन टॉपिक से आए, है ना बेटा, तो ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। बस रिवीजन वीडियो है तो क्विकली आप इतना समझो जो मैं आपको समझा रहा हूं। अब मान लो एक सिस्टम है ना, Q1 है, Q2 है और Q3 है, डिस्टेंस इनके बीच R1 है, इनके बीच R2 है, इनके बीच R3 है। तो जो पूरे सिस्टम का वर्क डन हो जाएगा, और चांसेस ज्यादा होते हैं कि ट्रायंगल से ही क्वेश्चन आए, बस इसको समझ लो, न्यूमेरिकल्स आएगा बहुत इजीली कर लोगे। तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा बेटा, ध्यान रखना। तो वर्क डन होता है हमारे पास ये K Q1 Q2 इनके बीच का डिस्टेंस, प्लस K Q1 Q2 हो गया, फिर Q1 Q3 इनके बीच का डिस्टेंस, तो Q1 Q3 और उनके बीच का डिस्टेंस, और Q2 Q3 और इनके बीच का डिस्टेंस, K Q2 Q3 उनके बीच का डिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है बेटा, जैसे आप न्यूमेरिकल देख लो एक, उससे ज्यादा बेटा समझ में आएगा। लाइक हाँ, ये देखो, ये तीन चार्ज है, तीन चार्ज वर्टेक्स पे रखे गए हैं, और ये आपका तीनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है ना, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छा एग्जाम चला जाएगा आप लोगों का। तो डिस्टेंस सेम ही है। अब जो वर्क डन होगा या पोटेंशियल एनर्जी होगा पूरे सिस्टम का, वो कितना होगा, K Q1 Q2 उनके बीच का डिस्टेंस, Q1 Q2 हो गया, फिर Q1 Q3 इनके बीच का डिस्टेंस, प्लस K Q2 Q3 इनके बीच का डिस्टेंस। सिंपल सी बात है बेटा, Q1 Q2 इनके बीच का डिस्टेंस, Q2 Q3 इनके बीच का डिस्टेंस, Q1 Q2 इनके बीच का डिस्टेंस। K आपको पता है ना, K की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है, सबकी वैल्यू पता है आपको, बस पुट करना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, है ना। इतना ही आसान है बेटा, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। सो आगे बढ़ेंगे बेटा, ध्यान रखें। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपेसिटेंस क्या होता है, बेसिकली किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी की वो कितना अपने अंदर चार्ज स्टोर करके रख सकते हैं, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी कि वो कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर करके रख सकते हैं बेटा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। तो C इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है बेटा, चार्ज कूलम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट होता है, कूलम पर वोल्ट इज नोन एज फैराड। फैराड इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब जैसे आप ये समझ लो, जो V और Q का ग्राफ होगा, देखो V और Q का ग्राफ होगा, V और Q का ग्राफ हमेशा क्या देगा हमें, C देगा। जैसे V अपॉन I का ग्राफ पोटेंशियल और अपॉन करंट रेजिस्टेंस था कांस्टेंट, वैसे ही यहाँ पे कैपेसिटेंस कांस्टेंट होगा, Q बाई V का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो Q और V का रेशियो कांस्टेंट, जो कि हमें क्या देगा बेटा, कैपेसिटेंस देगा। ध्यान रखना, ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, बट हाँ फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है ना, जनरली वो कितना होता है बेटा, Q बाय V, याद रखेंगे, यूनिट फैराड। इसके बाद हम बात करेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है बेटा, ये एक अरेंजमेंट होता है कि किस तरीके से कैपेसिटर मतलब जो कंडक्टर है अपने अंदर चार्ज स्टोर कर रखता है, उसका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। तो अरेंजमेंट आपका कंडक्टर का क्या कहलाता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब सुनेंगे बेटा ध्यान से फटाफट। तो कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं, और हम लोगों को पढ़ना ही होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट्स होते हैं बेटा, एक ये और एक ये, है ना, ये रेक्टेंगुलर प्लेट्स होते हैं। अब इन जो प्लेट्स होता है, देखो एक एंड को हम कनेक्ट करते हैं किससे बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरे वाले को करते हैं अर्थिंग से कनेक्टेड। अब होता क्या है, देखो अगर मैंने इस प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है, तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से निकल के जाएंगे और ये पूरा पॉजिटिव चार्ज से भर जाएगा। अब इससे पॉजिटिव चार्ज आ गए, सामने वाले पे क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्जेस इसके निगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो इसके जितने भी निगेटिव चार्ज है वो इधर आ जाएंगे, और इसके पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे बेटा, दूसरी साइड। अब होगा क्या कि ये चार्जेस फ्री होते हैं, है ना, राइट साइड वाले, क्योंकि ये जो निगेटिव चार्जेस हैं वो स्ट्रांगली बाउंड होते हैं इससे,
तो निगेटिव चार्जेस इधर हो गए तो पॉजिटिव चार्ज उधर चले जाएंगे बेटा। अब पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से होते हुए कहाँ चला जाएगा, ग्राउंडिंग अर्थिंग यहाँ से हट जाएंगे। तो इस तरीके से क्या बनेगा बेटा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो बेटा सेकंड हाफ चैप्टर कैपेसिटेंस जहां से स्टार्ट हुआ, एग्जाम में चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि इस सेकंड हाफ से ही क्वेश्चन बन सके, तो यहां से जरा बेटर समझने की कोशिश करना। तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इस प्लेट का, यहाँ प्लस का चार्ज आ गया तो प्लस सिग्मा हो गया, इसका माइनस चार्ज आ गया तो माइनस सिग्मा हो गया, है ना बेटा। दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम ही रहता है, एकदम आइडेंटिकल रहता है। अब ये आपका है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भाई चैप्टर में अगर कोई मुझसे पूछे कि सर कौन सा डेरिवेशन करना चाहिए, तो मैं 3 डेरिवेशन सबसे पहले बोलूंगा कर लें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक और केस जिसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम अंदर डाल देते हैं, ठीक है बेटा। और तीसरा जो है बेटा किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, या इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है बेटा। इतना कर लेना आप इस चैप्टर में डेरिवेशन में। अब आगे बात करा जाए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, देखो लिखने का तरीका क्या है। ए क्या है बेटा, ये जो प्लेट होता है इसका जो एरिया होता है हम ए बोल रहे हैं, सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा प्लेट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने क्या बोल दिया, सिग्मा बोल दिया। डी है बेटा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। सिंबल का मतलब याद रखो और फटाफट शॉर्ट में देखो डेरिवेशन कैसे हो गया। अब बात करें, ध्यान रखना बेटा कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा था बेटा याद रख लो अब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है बेटा, सिग्मा का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन ए, चार्ज अपॉन एरिया इज नोन एज सिग्मा। तो सिग्मा हो गया क्यू बाई ए और नीचे है एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच का, है ना, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, E इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, V कितना आ जाएगा E इंटू डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना आ चुका बेटा, क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमने क्यू रखा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब इंटू ये डी हो गया, पोटेंशियल आ गया बेटा। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है चार्ज कितना स्टोर होगा पर यूनिट पोटेंशियल। तो C इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू को तो मैंने क्यू रखा है बेटा, V को क्या लिखता हूँ बेटा, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये रखा बेटा, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, और मतलब या तो रेसिप्रोकल कर दो उसको फिर काट देना, तो क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये आपका हुआ कैपेसिटेंस हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे फटाफट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक न्यूमेरिकल बेटा देखो फटाफट। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उनका एरिया रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा मीटर स्क्वायर में करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस कितना बेटा 2 mm, डिस्टेंस रखा 2 mm। पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा दोनों प्लेट्स के बीच का 12 वोल्ट। चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, C इक्वल टू हमने पढ़ा क्यू बाई वी, तो यहाँ से क्यू कितना हो जाएगा C इंटू बी। C हमारे पास पता है नहीं बेटा, V आपको पता है, पहले C निकालना पड़ेगा। C कैसे निकालेंगे बेटा, C इक्वल टू होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अभी हमने जस्ट फॉर्मूला पढ़ा। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है बेटा, A आपको गिवन है, D आपको गिवन है, वैल्यू पुट करोगे C आएगा, C यहाँ पुट करना, V रखा आपको 12 वोल्ट, C इंटू बी कर दिया, चार्ज आ गया, खत्म बेटा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आपका है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं बेटा, दो तरीके से कनेक्ट करते हैं। पहला कैपेसिटर सीरीज में कनेक्शन होता है बेटा, दूसरा हमारा कैपेसिटर किसमें होता है, पैरेलल अरेंजमेंट होता है। तो सीरीज में क्या होता है बेटा, ध्यान रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि चार्ज हर जगह सेम रहेगा भाई, चार्ज सीधा से चलता आता है। पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि देखो बेटा पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट कर दिया बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल से। ये कैपेसिटर 3 कैपेसिटर मैंने सीरीज में कनेक्ट किए हैं, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज गया तो यहाँ पॉजिटिव आया, पॉजिटिव यहाँ है तो वहां पे नेगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव इधर चला जाएगा, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, इस तरीके से ये चलता हुआ चला जाएगा बेटा, ठीक है। तो चार्ज हर जगह सेम रहेगा किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप होता है। यहाँ पे वोल्टेज चला गया, यहाँ वोल्टेज चला गया, यहाँ वोल्टेज चला। डेरिवेशन नहीं आता बेटा, सिंपल सा रिजल्ट नहीं याद रखना है कि अगर 3-4 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो टोटल कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो याद रखना है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। जो टोटल कैपेसिटेंस होगा बेटा क्या होगा बेटा, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये हो गया नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। जैसे बात करूं बेटा ये 6 है, ये 6 है, ये 6 माइक्रोफैराड है, तीनों ही। तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा बेटा, 1/6 + 1/6 + 1/6, तो 3/6 कटे कितना आ गया बेटा 1/2, तो 1/C रेसिप्रोकल करो, C कितना आ जाएगा बेटा 2 माइक्रोफैराड। तो ये हुआ बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। अगला बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो 3 कैपेसिटर पैरेलल कनेक्ट किए गए। अब पैरेलल में क्या होता है बेटा, देखो चार्ज यहां से निकला पॉजिटिव से, क्यू चार्ज निकला, यहाँ 3 हिस्सों में बट गया, तो चार्ज पैरेलल में अलग होता है, जस्ट इसका उल्टा, चार्ज डिफरेंट होगा लेकिन वोल्टेज पैरेलल में आपको पता है हर एक जगह क्या होता है, सेम होता है, V सेम रहेगा। बस न्यूमेरिकल्स में ये काम आएंगे तो इन दोनों को भूलना नहीं है, और रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होता है। तो अगर 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 पैरेलल में कनेक्टेड है तो जो नेट कैपेसिटेंस होगा इसका कितना हो जाएगा बेटा, C = C1 + C2 + C3।
तो इस तरीके से ये आपको हुआ खत्म सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बाद बेटा हम आगे बात करेंगे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन फटाफट देख लो। पहला नेट कैपेसिटेंस निकालना है कॉम्बिनेशन का, दूसरा नेट चार्ज निकालना है। अब देखो बेटा ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड है, तो सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, पैरेलल को सॉल्व करना चाहिए। तो ये 6 ये भी 6, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पैरेलल है तो 6 + 6 12 हो जाएगा, डायरेक्टली ऐड करेंगे ना बेटा पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होगा, दोनों को जोड़ दो बेटा, C2 C3 को जोड़ा, रिजल्टेंट C2 3 हो गया, 6 + 6 कितना आ गया 12 माइक्रोफैराड। अब वो इसके साथ किस में आ जाएगा बेटा, सीरीज में आ जाएगा, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 1/C = 1 इसका जो रिजल्टेंट आया 12 + 1/4, एलसीएम लेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 12/5 माइक्रोफैराड। खत्म हुआ। उसके बाद चार्ज निकालना है, तो चार्ज कितना होता है बेटा, Q = C × V, C आ चुका हमारे पास, देखो बेटा 12/5 इंटू पोटेंशियल कितना बेटा 24 वोल्ट, मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, चार्ज आ गया, खत्म काम, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ये करते रहना बेटा, फटाफट आपके लिए सेल्फ रिवीजन वीडियो में हम इतना क्वेश्चन नहीं करा सकते। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक के बारे में। बेटा डाइलेक्ट्रिक फटाफट ध्यान से समझना होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटर होता है ना, एक नॉन कंडक्टर होता है जो किसी भी कैपेसिटेंस की कैपेसिटी बढ़ाया जाता है कि वो पहले जितना चार्ज स्टोर कर रहा था अब डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से ज्यादा चार्ज अपने अंदर स्टोर कर लेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ये एक इंसुलेटर होता है, ध्यान रखना बेटा। काम कैसे करता है देखो जरा, हमने एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाल दिया कैपेसिटर में, तो पहले मान लेते हैं ई नॉट था इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब क्या हुआ, कैपेसिटर के डालने से क्या होगा, देखो सॉरी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होगा, देखो डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या हुआ कि ये एटम से मिलकर बना हुआ है, तो जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डालोगे बेटा आप, तो इसके जो एटम्स होंगे, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्जेस को नेगेटिव को अपने से रिपेल करेगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जितने इसमें जितने भी नेगेटिव चार्ज है उसको रिपेल करेगा और जितने पॉजिटिव चार्ज है अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगा, आगे बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, जो इसके अंदर एटम्स है उनमें हो जाएगा पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन की वजह से अंदर एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। तो जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता है बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, लेट्स से ई डैश। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट अपोजिट है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घट जाएगा। जैसे बाहर से 10 वोल्ट 10 न्यूटन पर कूलम था इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें अंदर प्रोड्यूस हो गया 2 न्यूटन पर कूलम, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा 10 - 2 दैट इज 8 न्यूटन पर कूलम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रिड्यूस होगा बेटा, E = E नॉट - E डैश। ठीक है बेटा, अब इतना समझना आपको। दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कि जो आपने इनिशियली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था E नॉट डिवाइडेड बाय बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिला, मतलब कि ये E जो बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड मिला रिड्यूस होने के बाद, इनका जो रेशियो होता है वो तक के न्यूमेरिकल्स हो कॉन्सेप्ट्स हो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट E नॉट / E। दूसरा K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, E नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, V नॉट / V। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा बेटा, और K डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा एज वेल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, अफेक्ट होगा। कैसे होगा, K टाइम्स रिड्यूस होगा, मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इंपॉर्टेंट है बेटा, डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट ध्यान देंगे, और यहां से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है बेटा, कैपेसिटर में तो हमने क्या करा, ये कैपेसिटर है पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जिसका थिकनेस क्या है T है। अब आपको पता है सिंबल्स का मतलब A क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ द प्लेट है ना, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, D हमारा क्या है बेटा, थिकनेस ऑफ द थिकनेस बोल रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, T क्या है बेटा, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब फटाफट बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे खाली हो जगह है, हमने ना इसको पूरा नहीं भरा है, ठीक, आधा स्पेस भर रखा है और बाकी कुछ खाली भी है। तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, क्योंकि भाई बाहर तो हवा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, जो हमने E नॉट दिया था बाहर E नॉट होगा, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर पोलराइजेशन की वजह से नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग तो आपको मैंने पढ़ रखा है, पोटेंशियल भी अलग, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से रिलेशन होता है E = dV/dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग तो पोटेंशियल भी अलग हुआ, तो बाहर पोटेंशियल भी अलग अलग हुआ। अब वो पोटेंशियल कैसे निकाला हम लोगों ने बेटा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस इस हवा में अलग होगा और इस स्लैब में अलग हुआ, तो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल के अगर ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, E × D। तो हवा में बात करें, हवा में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है बेटा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है ना, E नॉट, और डिस्टेंस कितना बेटा, देखो T तो D में से T तो आपने भर दिया है स्लैब से, अब बचा क्या डिस्टेंस, D में से T माइनस कर दो, तो E नॉट × D - T प्लस, अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो V = E × D, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस हमने E कंसीडर कर लिया है, E × डिस्टेंस हमारा T है तो ET। अब आगे बात करेंगे बेटा, K = क्या होता है, E नॉट / E। तो यहां से अगर मैं इस E की वैल्यू निकालूं, इस E की वैल्यू, E को इधर ले आओ, तो K नीचे आ जाएगा, E नॉट / K। ठीक है बेटा,
अब ई नॉट दोनों में कॉमन आ रहा है, ई नॉट बाहर निकाल दो, क्या बचेगा डी माइनस टी प्लस टी बाय के। फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपने पढ़ रखा है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा को क्या लिखते हैं बेटा, सिग्मा को लिखते हैं चार्ज अपॉन एरिया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट दिस, ठीक है। फर्दर आगे बढ़ेंगे। अब इनिशियल कैपेसिटेंस क्या था जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाला था हम लोगों ने बेटा, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाला था तो आपने पढ़ रखा है कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। लेकिन अब डाइलेक्ट्रिक डालने से इसके कैपेसिटेंस कुछ अफेक्ट होगा, कैसे अफेक्ट होगा देखो बेटा। अब नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C हमने मान लिया, C नॉट था इनिशियल कैपेसिटेंस, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। अब बेटा डाइलेक्ट्रिक डालने से ना चार्ज में कोई चेंज नहीं होता, न्यूमेरिकल में भी आएगा, ध्यान रखना है। जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब किसी भी कैपेसिटर में डालते हो चार्ज में कोई अंतर नहीं होता, पोटेंशियल के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, हमने पढ़ रखा बेटा है ना, पोटेंशियल के टाइम्स डिक्रीज, क्योंकि के इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा बेटा हमने, वी नॉट बाई वी, तो वी है जाओ, वी कितना हो जाएगा, वी नॉट बाय के। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, ई नॉट बाय के। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टाइम्स रिड्यूस होगा, बट चार्ज में कोई अंतर नहीं आएगा, तो चार्ज तो पहले जितना था बेटा उतना ही रहेगा, तो चार्ज तो क्यों होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो चुका बेटा, हमने निकाल लिया था पीछे, पोटेंशियल डिफरेंस चेक करो, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ये था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, तो पुट करा बेटा वैल्यू यहाँ पे, Q से Q कटा, रेसिप्रोकल की एप्सिलॉन नॉट है दिस। अब फर्दर आगे बात करेंगे। अब ये तो हुआ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक डाला गया। लेकिन क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स में चांसेस ज्यादा होते हैं कि इस जो स्पेस है उस स्पेस को कंप्लीटली हम लोग फिल कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक से, तो जब स्पेस को कंप्लीटली फिल कर देंगे हम डाइलेक्ट्रिक से, तो ये T और ये D दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे, तो T और D इक्वल हो जाएगा, तो T की जगह पे D पुट कर दो, क्योंकि T और D इक्वल हो चुका है, तो T और D पुट करूंगा सब जैसे ही, तो क्या होगा बेटा, T की जगह D रखूंगा तो D से D कट जाएगा, तो D बाई के बचेगा, तो D से D कटेगा, D बाई के, अब के ऊपर चला आएगा दिस, और एप्सिलॉन नॉट A बाई D क्या था बेटा हमारा इनिशियल कैपेसिटेंस, तो C नॉट। तो ध्यान रखेंगे बेटा जो न्यू कैपेसिटेंस होगा वो K टाइम्स बढ़ जाएगा, और इस K की वैल्यू बेटा हमेशा 1 से बड़ा ही होता है, तो K अगर 1 से बड़ा होगा, क्योंकि भाई आपने पढ़ रखा है K क्या होता है, E नॉट बाई E। अब ये E नॉट तो हमेशा बड़ा होगा ना, क्योंकि ये तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर वाला नंबर बड़ा नीचे वाला नंबर छोटा, तो आंसर 1 से बड़ा ही आएगा, तो K 1 से बड़ा होता है बेटा, तो ये K अगर बड़ा है तो ऑब्वियस है K से C नॉट से मल्टीप्लाई करोगे, नया कैपेसिटेंस C नॉट के K टाइम्स हो जाएगा, अगर K2 हुआ तो दुगना हो जाएगा कैपेसिटेंस, K3 हुआ कैपेसिटेंस 3 गुना हो जाएगा, K4 हुआ कैपेसिटेंस 4 गुना हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये था आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर का। अब फर्दर लास्ट हमारा टॉपिक था इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी कितना स्टोर हुआ कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर जो होता है अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखता है, तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है उसका फॉर्मूला है हमारे पास, क्योंकि डेरिवेशन कर चुका बेटा, फॉर्मूला याद रखना बेटा, एनर्जी कितना होता है हाफ सी वी स्क्वायर। अब इस C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, चाहो तो C की जगह क्यू बाई वी रख दोगे, तो फॉर्मूला क्या जाएगा, हाफ C की जगह क्यू बाई वी रख दिया आपने, इंटू वी स्क्वायर, वी से स्क्वायर कट गया बेटा, क्या है हाफ क्यू बी, ठीक है। तो फॉर्मूले तो आप मैनिपुलेट कर सकते हो आराम से, बट मेन फॉर्मूला याद रखना है यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, सीधा न्यूमेरिकल से आएगा, डेरिवेशन आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अब लास्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, क्या है कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैराड बेटा, चार्ज किया गया 12 वोल्ट की बैटरी से, और बैटरी फिर डिस्कनेक्ट कर दिया गया, पहले इसको चार्ज किया गया फिर बैटरी को हटा के अब क्या करा गया है, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया गया। अब आपको बताना है क्या, अब आपको बताना है चेंज कितना हुआ किसमें, कैपेसिटर में, सॉरी चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो मैंने आपको बताया था पहले इसने क्या करा, पहले बैटरी लगाया है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल ध्यान समझ के जाना। तो पहले इसने बैटरी से कनेक्ट किया, तो ये चार्ज हो गया, मान लेते हैं चार्ज पे कितना आ गया, क्यू आ गया। अब इसको डिस्चार्ज, अब इसको डिस्चार्ज बोला हूं, इसको बैटरी को हटा दिया बेटा, बैटरी के हटने से क्या चार्ज में कोई अंतर आएगा, वो तो चार्ज हो चुका है, बैटरी हटाने से चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। अब उसने क्या करा, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर डाला, ये बताओ डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भाई डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, चार्ज तो यहां समझ जाएगा नहीं, तो चार्ज पहले जितना था बाद में उतना ही, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से पोटेंशियल के टाइम्स डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज, बट चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो उसने बोला चेंज चार्ज में कितना चेंज आया बेटा, चार्ज में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो नो चेंज। इसके बाद हम बात करेंगे इस बारे में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ पोटेंशियल के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था पहले निकाल लेते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस पहले कितना था बेटा, वी नॉट मान लिया 12 वोल्ट था बेटा, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया था हम लोगों ने, तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस पहले 12 वोल्ट था। अब जो वी होगा वो कितना हो जाएगा, के टाइम्स घट जाएगा, तो पहले पोटेंशियल अगर 12 था उसको के से डिवाइड करो, के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कितना गिवन है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कितना गिवन है, हो गया 8 है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना गिवन आपको बेटा 8, तो 8 से डिवाइड कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट हो गया। तो ये बाद में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला 1.5 वोल्ट मिला, तो चेंज कितना हुआ, 12 में से 1.5 मिला ना आपको, तो चेंज कितना हुआ है ना, आपसे चेंज पूछा गया है, तो 12 में से 1.5 माइनस करना बेटा, कितना आएगा 10.5 वोल्ट का चेंज हुआ। अगला एनर्जी कितना स्टोर हुआ किसमें, कैपेसिटर में, तो एनर्जी कितना स्टोर हुआ बेटा कैपेसिटर में, तो एनर्जी होता है हाफ सी वी स्क्वायर। अब हाफ सी कितना है,
पहले जो कैपेसिटेंस था वो कितना था बेटा, पहले था 4 माइक्रोफैरेड, तो 4 इंटू 10⁻⁶, और पोटेंशियल डिफरेंस पहले कितना था बेटा 12 का स्क्वायर। सॉल्व कर देना, आपको पहले एनर्जी मिल जाएगा। लेकिन अब डाइलेक्ट्रिक डालने से एनर्जी चेंज होगा, क्यों? क्योंकि सी भी चेंज वी भी चेंज, तो सी कितना होगा बेटा, आपने पढ़ा जो कैपेसिटेंस होता है वो k टाइम्स बढ़ जाता है, तो जो नया कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, नया कैपेसिटेंस k मतलब 8 गुना बढ़ गया पहले से। पहले कितना था बेटा 4 इंटू 10⁻⁶ माइक्रोफैरेड है बेटा, तो माइक्रो को माइक्रो हटाने के लिए फैरेड में करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, तो ये आ गया हाफ सी। v कितना होगा बेटा, v k टाइम्स घट जाता है बेटा, पहले था कितना 12, अब k हमारा कितना है 8, 12/8 हो जाएगा बेटा। सॉल्व करेंगे नया एनर्जी मिल जाएगा, और एनर्जी का डिफरेंस कितना है, चेंज कितना है, दोनों को माइनस करना, आपको चेंज मिल जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपका ये रिवीजन वीडियो, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 3 के रिवीजन वीडियो में।